नमस्कार साथियों, और एक महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का पुनः सलाम जी हूँ, जिन पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और इस क्लास के माध्यम से हम यहाँ पे चर्चा करने वाले साथियों श्वसन तंत्र के बारे में, और श्वसन तंत्र को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले साथियों। अगर आप MP पटवारी या फिर MP पुलिस या फिर MP फॉरेस्ट का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले साथियों, क्योंकि यहाँ पे हम मैन पॉइंटों पे चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है साथियों कि MP पटवारी और MP फॉरेस्ट का एग्ज़ाम बहुत ही करीब में है और इसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। सो इसके लिए आपके पास में डाटा होना चाहिए शॉर्ट, और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को ऐसा ही शॉर्ट डाटा दे रहा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अगर आप इन क्लासों को देखने के बाद में अगर आप टेस्ट लगाते हो, आप टेस्ट कहीं से भी लगाइए साथियों, क्योंकि टेस्ट में आपको कोई भी एक पे आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आपको जहाँ से टेस्ट मिलता है वहाँ से टेस्ट लगाइए। आप एक बार श्वसन तंत्र पढ़ के देखिए, उसके बाद में आप टेस्ट आपको जहाँ से लगाना है वहाँ से श्वसन तंत्र के टेस्ट लगाइए। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे साथियों, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही डिटेल से समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसका जो पूरा PDF है वो नोट्स के रूप में देने का प्रयास कर रहा हूँ। सो ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी जो कि MP पटवारी या फिर MP फॉरेस्ट, और साथ ही साथ अगर MP TET वर्ग 2 में जिनका साइंस सब्जेक्ट है, उनके लिए मैं यहाँ से बहुत सारा नोट्स जो है पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पे फ्री में देने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। सो आप यहाँ से क्लासेसों के साथ में इसका जो पूरा जो PDF है वो डाउनलोड करके पूरा पढ़ाई कर सकते हैं साथियों। यहाँ से बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और आपका जो भी सपना है उसे आप बहुत ही जल्द अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं अब यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट लेके चलता हूँ साथियों क्लास पे श्वसन तंत्र पे। सो श्वसन तंत्र का हम यहाँ पे बहुत ही बेसिक से कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों श्वसन तंत्र, ठीक है। सो श्वसन तंत्र होती क्या साथियों? कोशिका एवं उनके वातावरण है, कोशिका एवं उनके वातावरण के मध्य गैसों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है, ठीक है। तो हम सामान्यतः क्या करते हैं साथियों श्वसन को, कि कोशिका एवं उसके वातावरण के मध्य गैसों के आदान प्रदान को श्वसन कहा जाता है, ठीक है। श्वसन के अंगों की अगर हम बात कर सकते हो, सो श्वसन के अंग मुख्यतः हम देखते हैं। सो पहला हमें नजर आता है साथियों नासा मार्ग, ठीक है। सो नासा मार्ग क्या होता है साथियों? यह सूंघने का कार्य करता है ना। आपको क्या याद रखना है, यह सूंघने, नासा मार्ग जो है यह सूंघने का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये याद रखना है कि मुख के ऊपर दो लगभग गोलाकार भाई नासिकाएं है ना। कितने भाई नासिकाएं छिद्र स्थित होते हैं? कितने? 2 भाई नासिकाएं छिद्र स्थित होती है, जो भीतर की ओर है ना, कि भीतर की ओर दो नासिकाएं कैसे? 2 नासिकाएं वेस्मों में खुलते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि 2 नासिकाएं कहाँ खुलते हैं? वेस्मों में खुलते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए साथियों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मुख के ऊपर कितने लगभग 2 गोलाकार बाह्य नासिकाएं छिद्र स्थित होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो कि मुख के भीतर जो भीतर की ओर 2 नासिकाएं कहाँ पे खुलती हैं? तो वेस्मों में खुलती है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पे क्या जाता है कि ये दोनों एक नासा पट्टिका द्वारा कैसे अलग रहते हैं, ठीक है, अलग होते हैं, ठीक है। एक नासा यानी कि यह दोनों एक नासा पट्टिका द्वारा कैसे रहते हैं? अलग होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसी में आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो नासिका है, नासिका वैसम अंतः नासा छिद्रों ग्रासनी में खुलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो नासा है, ये नासाएं यानी कि ये नासिकाएं कहाँ? वैसम अंतः नासा छिद्रों ग्रसनी में क्या करते हैं? ये खुलते हैं, ठीक है। ये खुलता है, ये आपको याद रखना है बहुत ही अच्छा से। और यहाँ पे आप जो है पिक्चर भी देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे नोट्स है, इसका पूरा डिटेल हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करते साथियों, इसी के बाद में ग्रसनी, ठीक है। सो ग्रसनी क्या होता है साथियों? सो ग्रसनी के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन यहाँ पे जो है पॉइंटों के आधार पर पूछे जाएंगे साथियों। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्रसनी। सो ग्रसनी के कितने भाग होते हैं? सो 3 भाग होते हैं। तो ग्रसनी के कौन से 3 भाग होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। या तो फिर इन तीनों भागों में से एक भाग आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इसके लिए आपको पूरा डिटेल से आपको बहुत ही अच्छे से सुनना है साथियों। और साथ ही साथ अगर आपके पास में पेन कॉपी है तो हर एक पॉइंट को नोट करते चले, क्योंकि ऐसे पॉइंटों को आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है साथियों। क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब में होगा
तब आप जब आपके नोट्सों को पलटा के देखोगे, पन्ने पलट के देखोगे, तो आपके माइंड में जो क्वेश्चन जो आपने जो लिख के रखोगे वो बहुत ही स्पीडली आपके माइंड में रिटर्न होगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्रसनी के मुख्यतः कितने 3 भाग होते हैं। ठीक है, सो कौन कौन से? अग्र में कौन सा होता है? नासा ग्रसनी होता है। ठीक है, और मध्य में होता है साथियों मुख्य ग्रसनी। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि अग्र में नासा ग्रसनी होती है और मध्य में कौन सी? मुख्य ग्रसनी होती है। ठीक है, और अंततः अंत में कौन सी होती है? स्वर यंत्र ग्रसनी होती है। ठीक है, सो आपको ये याद रखना साथियों कि ग्रसनी में मुख्यतः कितनी 3 भाग होती है। पहला भाग होती है साथियों नासा ग्रसनी। ठीक है, नेक्स्ट अगला भाग होती है मुख्य ग्रसनी, है ना, मुख्य ग्रसनी। और तीसरा भाग होती है अंत में या अर्थात अंत में ये होती है स्वर ग्रसनी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे चर्चा करते साथियों एक एक के बारे में। सो ग्रसनी क्या होती है? ग्रसनी जो है कंठ द्वारा क्या होता है? कंठ द्वार के ठीक, है ना, कंठ द्वार के ठीक नीचे स्वर तंत्र यानी कि स्वर तंत्र या फिर लैरिक्स में खुलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो ग्रसनी होती है कंठ द्वार के ठीक नीचे, है ना, कंठ द्वार के ठीक नीचे स्वर तंत्र या फिर लैरिक्स में खुलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ यह उपास्थियों की कमी, है ना, माफ कीजिएगा, साथ ही साथ यह उपास्थियों की बनी होती है जो कि एक छोटी सी रचना होती है। ठीक है, जो कि गले के ऊपरी भाग में दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं साथियों एडमस एप्पल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि वह जो संरचना जो गले के ऊपरी भाग में दिखाई देती है वो कहलाती है साथियों एडमस एप्पल। ठीक है, एडमस एप्पल कहा जाता है इसे। ठीक है, इसी के बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों श्वास नली। ठीक है, तो श्वास नली क्या होता है साथियों? श्वास नली जो कि स्वर तंत्र कहाँ पे? स्वर तंत्र के पीछे की ओर कितनी 12 सेंटीमीटर लंबी, एक 12 सेंटीमीटर लंबी श्वास नली में खुलती है। कहाँ पे खुलती है? सो आपको याद रखना है ये जो श्वास नली है, श्वास नली कितने स्वर तंत्र के पीछे की ओर कितने 12 सेंटीमीटर लंबी ग्रस नली में खुलती है। और इसी नली को क्या कहते हैं? इसी नली को चिपकने से रोकने के लिए यहाँ पे एक उपास्थि से बनी अपूर्ण वलय द्वारा सजे रहते हैं। ठीक है, सो ये आपको याद रखना साथियों जो स्वर तंत्र के पीछे की ओर 12 सेंटीमीटर लंबी श्वास नली में खुलती है। ठीक है, तथा इस नली को चिपकने से रोकने के लिए क्या हुआ है? यहाँ पे चिपकने से रोकने के लिए यहाँ पे एक उपास्थि से बनी अपूर्ण वलय, है ना, अपूर्ण वलय द्वारा सजे रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे कहा जा सकती हूँ कि जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया वक्ष गुहा में पहुंचकर दो श्वास नलियों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो दो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया वक्ष गुहा में पहुंचकर दो श्वास नलियों द्वारा, है ना, दो श्वासनियों द्वारा कैसे हो जाता है? विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक श्वासनी एक एक फेफड़े में जाकर क्या होता है? एक एक फेफड़े में जाकर ब्राकियोलस, है ना, ब्राकियोलस में वायुकोश में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाती है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। इसी के बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों फेफड़े की। ठीक है, सो फेफड़ा क्या होता है साथियों? फेफड़ा के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं क्योंकि यह भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सो हम अगर फेफड़ा की बात करें साथियों, फेफड़ा जो है, फेफड़ा के कितने दो भाग होते हैं, एक बाया फेफड़ा होता है और एक होता है साथियों दाया फेफड़ा। ठीक है, सो फेफड़ा एक कठोर, है ना, फेफड़ा कैसी होती है? एक कठोर प्यूरल झिल्ली से घिरा रहता है। कैसा? एक कठोर प्यूरल यानी कि प्लूरल झिल्ली से घिरा रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दाया फेफड़ा बाएं फेफड़े के आकार में कैसा होता है? बड़ा होता है। सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सब बड़ा फेफड़ा कौन सा होता है? ठीक है, सो बड़ा फेफड़ा आपको याद रखना साथियों कौन सा होता है? जो दाया फेफड़ा होता है बाएं फेफड़े से कैसे होता है? बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो दाया फेफड़ा है वो कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है, इसी के साथ में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे साथियों श्वसन। ठीक है, सो आपको यहाँ पे याद रखना है श्वसन क्या है। ठीक है, सो श्वसन जो है मुख्यतः जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा जो है कार्बनिक भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैविक कार्यों के लिए जो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो कार्बनिक भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है ना। कार्बनिक भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से
प्राप्त होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहीं पे आप देख पा रहे होंगे साथियों C6H12O6 प्लस होता क्या है 6O2 से क्रिया करके क्या बनता है साथियों 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा का यहाँ पे निर्माण होता है, ठीक है। यहीं पे श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा 4 चरणों में क्या होती है संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया कितने चार प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है साथियों। कौन कौन से? सो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि पहला होता है बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन। नेक्स्ट अगला है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आंतरिक श्वसन या फिर कोशिकीय श्वसन। तो इन चारों पॉइंटों को आपको याद रखना साथियों कि श्वसन की प्रक्रिया मुख्यतः कितने भागों में संपन्न होती है, कितने चरणों में संपन्न होती है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन या फिर कोशिका श्वसन, ठीक है। सो हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। सो पहले हम यहाँ पे चर्चा करते हैं बाह्य श्वसन क्या होती है। सो इसमें मुख्यतः 2 प्रक्रियाएं शामिल होती है। कौन कौन से? सो आपको याद रखना है यहाँ पे साथियों, पहला याद रखना है आपको श्वासोच्छ्वास है ना, श्वासोच्छ्वास या फिर गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। सो हम यहाँ पे पहले चर्चा करते हैं साथियों श्वासोच्छ्वास क्या होता है। यह क्रिया जो है क्रिस्टल पेशियों कहाँ पे? तो क्रिस्टल पेशियों एवं डायफ्राम द्वारा उत्पन्न होती है। सो आपको याद रखना साथियों कि जो श्वासोच्छ्वास जो है यह प्रक्रिया जो है कास्टल पेशियों एवं डायफ्राम द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। इनकी 2 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं? सो आपको याद रखना है कि जो श्वासोच्छ्वास मुख्यतः किसमें भाग यानी कि किस क्रिया के द्वारा पेशियों में डायफ्राम द्वारा संपन्न होती है। सो आपको याद रखना है कास्टल पेशियों एवं जो डायफ्राम द्वारा संपन्न होती है। और यह अवस्था कितने मुख्यतः 2 अवस्थाओं में होती है। पहला अवस्था होती है साथियों प्रश्वास यानी कि प्रश्वासन अवस्था है ना। सो प्रश्वासन अवस्था और नेक्स्ट अगला है यहाँ पे आपको याद रखना है उच्च वासन अवस्था। सो हम एक एक के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। सो उच्च वासन अवस्था क्या होती है? यह कास्टल पेशियों के सिकुड़ने से है ना, कास्टल पेशियों से सिकुड़ने से है ना, सिकुड़ने से क्या होता है साथियों डायफ्राम यानी कि डायफ्राम जो है चिपटा हो जाता है। इससे होता है क्या है कि वक्ष गुहा का आयतन कैसे हो जाता है यहाँ पे बढ़ जाता है और फेफड़े का जो वायुदाब है वायुमंडल के वायुदाब से कम हो जाता है। जिससे होता है क्या है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे होगा क्या कि वायुमंडल की ऑक्सीजन युक्त है ना, वायुमंडल जो है ऑक्सीजन युक्त वायु जो है फेफड़े में प्रवेश करती है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि जो श्वसनवास क्या होती है तो यह जो कास्टल पेशियों के सिकुड़ने से है ना, कास्टल पेशियों के सिकुड़ने से डायफ्राम कैसे हो जाता है साथियों यहाँ पे चिपटा हो जाता है ना। कैसे चिपटा हो जाता है? इससे क्या होता है कि वक्ष गुहा का जो आयतन कैसे हो जाता है इसके यानी कि डायफ्राम के यानी कि जो पेशियों के सिकुड़ने से डायफ्राम कैसे हो गया आपका चिपटा हो गया, ठीक है। इससे होगा क्या कि जो वक्ष गुहा के फलस्वरूप यहाँ पे क्या होगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन युक्त जो वायु है फेफड़े में प्रवेश करती है, ठीक है। यही पे अगर हम उच्छ्वास की अगर हम बात करें तो उच्छ्वास क्या होता है साथियों कास्टल पेशियों के क्या होता है, कास्टल पेशियों के फेफड़े से है ना, कास्टल पेशियों के फैलने से, और माफ कीजिएगा कास्टल पेशियों के फैलने से क्या होता है वक्ष गुहा में आयतन कैसे हो गया यहाँ पे घटेगा। जबकि हमने यहाँ पे पहले क्या पढ़ा था साथियों कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो अगर वक्ष गुहा के फलस्वरूप वायुमंडल में ऑक्सीजन युक्त वायु कैसे फेफड़े में प्रवेश करती है, कौन से कंडीशन में? सो हमने यहाँ पे क्या दिखा था जब आयतन बढ़ता है तो फेफड़े में वायुदाब वायुमंडल के वायुदाब से कम हो जाती है। जबकि यहाँ पे इसके विपरीत हो रहा है। यहाँ पे हम उच्छ्वास में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो कास्टल पेशियों में यानी कि फैलने से वक्ष गुहा का आयतन यहाँ पे कैसे हो रहा है घट रहा है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे होगा क्या, जिसके फलस्वरूप यानी कि जिसमें फेफड़े में क्या होगा, यहाँ पे फेफड़े में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 युक्त जो वायु पर दाब पड़ता है, वायु पर क्या पड़ा यहाँ पे दाब पड़ता है, अर्थात वह फेफड़े से निकल कर वायुमंडल में पहुंच जाता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे आपको श्वास लेना और श्वास छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्यों होती है और कैसे होती है इसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छा से बताया है। सो इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ। श्वासन यानी कि हम श्वास क्यों लेते हैं,
इसलिए लेते हैं साथियों क्योंकि जब हम कॉस्टल पेशियों के सिकुड़ने से क्या होता है कि कॉस्टल पेशियों में सिकुड़ने से क्या होता है, डायफ्राम जो होती है साथियों वो कैसे हो जाती है, चिपटा हो जाती है ना, कैसे हो जाती है, चिपटा हो जाती है। इससे क्या होगा क्या कि जो वाक्च गुहा है ना, वाक्च गुहा का जो आयतन कैसे होगा, यहाँ पे वाक्च गुहा का आयतन बढ़ेगा, और वाक्च गुहा का अगर आयतन बढ़ता है तो जो फेफड़े का जो वायुमंडल है, फेफड़े का जो वायुदाब है वो कैसे हो जाता है, वायुमंडल के वायुदाब से कैसे हो गया, वायुमंडल के वायुदाब से अगर कम हुआ, सो आपको पता है कि वायुमंडल के वायुदाब से अगर कम हुआ तो परिणाम स्वरूप होगा कि जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वायु की ऑक्सीजन यानी कि वायु की जो ऑक्सीजन युक्त वायु जो है कहाँ, फेफड़े में प्रवेश करती है। ठीक है, सो ये आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे साथियों, क्योंकि बहुत बार होता है क्या कि मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बार होता है क्या है कि जब हम कोई टंकी से जब हम पानी का जो टंकी होता है उसमें जब हम जो छोटा पाइप होता है जब उसे डालते हैं, सो उसमें होता है क्या साथियों कि अगर आप दोनों टंकियां रखते हो और दोनों टंकियों को छेद कर देते हो, एक टंकी में पानी भरा हुआ है और एक खाली है, ठीक है, सो अगर आप पानी भरा हुआ टंकी को छेद करके खाली वाली टंकी पे दोनों नलियों को जब आप फिट करते हो, सो स्वाभाविक सी बात है जो खाली वाली जो टंकी है उसमें जो भरी हुई टंकी से पानी कैसे प्रेशर में आएगा, अर्थात यहाँ पे भी प्रोसेस वही हो रहा है साथियों। यहाँ पे होगा क्या कि जो डायफ्राम चिपटा हो जाता है, इसके परिणाम स्वरूप होगा क्या कि वाक्च गुहा का आयतन यहाँ पे क्या हुआ, बड़ा, परिणाम स्वरूप फेफड़े का जो वायुदाब है वायुमंडल के वायुदाब से कैसे हुआ, वायुमंडल के वायुदाब से कम हुआ, तो परिणाम स्वरूप इसमें क्या होगा कि जो वायुमंडल की ऑक्सीजन युक्त वायु जो है कहाँ, फेफड़े में प्रवेश करेगी, अर्थात आप क्या करोगे, ऑक्सीजन ग्रहण करोगे। ठीक है, यहीं पे अगर हम उच्छ्वासन अर्थात ऑक्सीजन को बाहर निकालने की प्रोसेस की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जब हम यहाँ पे होता है क्या है कि कॉस्टल पेशियों के फैलने से, कॉस्टल पेशियों जब आपने श्वास लिया, कॉस्टल फैली जो पेशियां हैं वो कैसे फैले, ठीक है, जब वे फैलते हैं तो वक्ष गुहा का यहाँ पे क्या होता है क्या कि आयतन यहाँ पे बढ़ा, ठीक है, यदि आयतन बढ़ा तो यहाँ पे फेफड़े में क्या होता है, मौजूद जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वायु है वो दाब, यानी उस पर क्या पड़ा, यहाँ पे दाब पड़ता है और वह फेफड़े से निकलकर कहाँ, वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे जो श्वास और उच्छ्वास कितने, दो प्रकार से होता है। ठीक है, यही पे हम नेक्स्ट अगला यहाँ पे चर्चा करते साथियों, गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, सो गैसों का आदान प्रदान क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल से चर्चा करने वाले। ठीक है, सो हम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथियों कि किसी गैस के, है ना, क्या होता है कि किसी गैस के दाब को उसका आंशिक दाब कहा जाता है, किसी गैस के दाब को उसका आंशिक दाब कहा जाता है। गैस ज़्यादा दाब से, है ना, गैस क्या होता है साथियों, गैस ज़्यादा दाब से कम दाब की ओर आता है। जैसे कि हम जब ऑक्सीजन लेते हैं और जो मैंने आपको उदाहरण बताया, सो होता क्यों है कि जब गैस का जो ज़्यादा दाब से किस ओर आती है, कम दाब की ओर आती है, यही कारण होता है साथियों कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यहाँ पे होता है, विनिमय होता है। विनिमय से उसके जो दाबांतर के कारण, विनिमय के दाबांतर के कारण होता है, और उसमें क्या होता है, विसरण की दिशा एक दूसरे के कैसे होती है, विपरीत होती है, इसी कारण होती है। सो आपको याद रखना है कि दाबांतर के कारण ही विसरण की दिशा में क्या होती है, दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती है, अर्थात हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये इसी के कारण होता है। ठीक है, इसी के बाद हम नेक्स्ट अगला पॉइंट पे चर्चा करते साथियों, गैसों का परिवहन, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, है ना, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में संयोजन करके क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में संयोजन करके परिवहन करता है। ठीक है, परिवहन करता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन के अणु क्या करते हैं, चार लौह परमाणु में होते हैं, और प्रत्येक लौह परमाणु अर्थात प्रत्येक Fe2+ एक अणु ऑक्सीजन गैस से संयोजन करता है। इसीलिए एक अणु हीमोग्लोबिन चार अणु ऑक्सीजन के साथ में संयोजन कर सकता है। ठीक है,
तो इसको हम क्या कहते हैं साथियों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं पुनः फिर रिपीट करता हूँ कि गैसों के परिवहन क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन यानी कि ऑक्सीजन जब हम ग्रहण करते हैं, जब ऑक्सीजन लेते हैं, सो इसके साथ में क्या होता है साथियों, हीमोग्लोबिन के साथ में यहाँ पे जब संयोजन किया जाता है ना, जब इसमें क्रिया होती है, संयोजन किया जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप होता है क्या कि जो प्रत्येक हीमोग्लोबिन के अणु के साथ में लोहा परमाणु होता है, और प्रत्येक लोहा परमाणु एक अणु ऑक्सीजन गैस के साथ क्या करता है, यहाँ पे संयोजन करता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि प्रत्येक लोहे का एक अणु ऑक्सीजन के साथ संयोजन करके क्या होता है, यहाँ पे संयोजन करता है। इसीलिए एक अणु हीमोग्लोबिन 4 अणु ऑक्सीजन के साथ में संयोजन कर सकता है। ठीक है, अर्थात इसको ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यहीं पे अगर हम देखें साथियों, इससे पहले हमने ऑक्सीजन की बात की, अगर हम यहाँ पे चर्चा करें कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 की, तो CO2 का जो परिवहन है मुख्यतः कितने 3 प्रकार से होता है। सो पहला प्रकार होता है साथियों, इसमें होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का जब परिवहन जब हीमोग्लोबिन के द्वारा करते हैं, तो इसमें होता है क्या साथियों कि 10 से 20% तक ही हो पाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि पहला पॉइंट में आपको याद रखना है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा करते हैं, तो इसमें 10 से 20% तक ही होता है। ठीक है, यहीं पे हम सेकंड पॉइंट अभी आपको याद रखना है कि भौतिक घोल के रूप में लगभग 5% कार्बन डाइऑक्साइड का रुधिर प्लाज्मा में क्या होता है, रुधिर प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल के घोल के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अम्ल के घोल के रूप में परिवहन करते हैं। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद में कार्बन यानी कि जो कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट के रूप में लगभग 85% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है साथियों आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, और ये पॉइंट आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद में जो प्रक्रिया होती है, उसके बाद में जब ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में परिवहन होता है, तो इसमें होता है क्या, जो हीमोग्लोबिन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का हम कितने 10 से 20% तक ही क्या करता है, यहाँ पे परिवहन होता है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है कि जो भौतिक घोल के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है भौतिक घोल के रूप में कितने प्रतिशत रुधिर प्लाज्मा एवं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट अम्ल में घोल के रूप में परिवहन होता है इसका। तो आपको याद रखना है कि भौतिक रूप में कितना, तो आपको यहाँ पे याद रखना है 5% कार्बन डाइऑक्साइड का कितना, 5% कार्बन डाइऑक्साइड का रुधिर प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बोनिक अम्ल के घोल के रूप में परिवहन यानी कि घोल के रूप में परिवहन होता है। ठीक है, इसी के बाद में आपको थर्ड पॉइंट याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में लगभग 85% कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ पे कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होता है। कार्बोनेट के रूप में यहाँ पे क्या होता है, यानी कार्बोनेट के रूप में यहाँ पे परिवहन होता है। ठीक है, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो कितना 85% से 85%। ठीक है, इसी के साथ में हम अगर हम चर्चा करें साथियों आंतरिक श्वसन की। ठीक है, तो आंतरिक श्वसन क्या होता है साथियों, इसके अंतर्गत ऑक्सीजन जो है रुधिर से कहाँ होता है, रुधिर से उत्तक तक पहुंचता है। तो होता है क्या साथियों, इसके अंतर्गत हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जो है रुधिर से उत्तक तक पहुंचता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्तक से कहाँ, रुधिर तक आता है। यही प्रक्रिया कहलाता है साथियों आंतरिक परावर्तन। ठीक है, सॉरी आंतरिक श्वसन। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंतरिक श्वसन क्या है। सो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है रुधिर से कहाँ, उत्तक तक, है ना। सो आपको याद रखना है रुधिर से ऑक्सीजन जो है रुधिर से उत्तक तक, और उत्तक से अगर रुधिर से उत्तक तक अगर जाता है ऑक्सीजन, तो इसे कहा जाता है ऑक्सीजन लेना, अर्थात उत्तक से रुधिर तक अगर आता है तो इसे कहा जाता है ऑक्सीजन छोड़ना, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है। ठीक है, इसी के बाद में अगर हम चर्चा कर साथियों कोशिका श्वसन,
कोशिकीय शोषण, ठीक है। सो हमने मुख्यतः कितने 3 शोषण पढ़ लिए हैं। इसके बाद में चौथा शोषण है साथियों यहाँ पे कोशिकीय शोषण, ठीक है। सो खाद्य पदार्थों से प्राप्त ग्लूकोज है ना, खाद्य पदार्थों से प्राप्त ग्लूकोज रुधिर द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है, ठीक है। क्या होता है साथियों, खाद्य पदार्थों से प्राप्त ग्लूकोज जो है रुधिरों द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है, जहां कोशिकीय एंजाइम है ना, जहां कोशिकीय एंजाइम द्वारा उसका ऑक्सीकरण होता है ना, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगला चर्चा करते हैं साथियों ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीशोषण और अनाक्सीशोषण, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीशोषण में होता है क्या है कि जब हम ऑक्सीजन जब श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे अनाक्सीशोषण क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, माफ कीजिएगा यहाँ पे अनाक्सीशोषण है। तो अनाक्सीशोषण में क्या होता है साथियों, जब हम श्वसन को ऑक्सीजन की कैसे अनुपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसे अनाक्सीशोषण कहते हैं। इसमें एथिल एल्कोहल है ना, एथिल एल्कोहल लैक्टिक अम्ल बनाता है, एथिल एल्कोहल जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, उससे ऊर्जा मुक्त होता है, वह प्रोसेस होता है साथियों अनाक्सी श्वसन में, ठीक है। सो इसको मैं पुनः फिर रिपीट करता हूँ कि अनाक्सी श्वसन में क्या होता है कि जब हम श्वसन यानी कि जब श्वसन जो होता है अनाक्सी की यानी कि ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होता है, इसमें कैसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। और इसमें यानी इसमें क्या होता है, एल्कोहल जो है, एल्कोहल किसमें होता है, एल्कोहल एक्टिक है ना, एल्कोहल एक्टिक अम्ल जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा मुक्त होता है इससे, ठीक है। इसी के बाद हम यहाँ पे चर्चा करेंगे साथियों ऑक्सीशोषण। सो ऑक्सीशोषण इसी के विपरीत होगा अनाक्सी श्वसन से, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, जब जीव ऑक्सीजन का उपयोग अर्थात श्वसन की क्रिया होती है, वह प्रक्रिया श्वसन पदार्थ में संपूर्ण यानी श्वसन पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O बनता है और ऊर्जा यहाँ से क्या होती है, मुक्त होती है, ठीक है। सो यह प्रक्रिया कहलाती है साथियों ऑक्सीशोषण। तो आपको यहाँ पे मेन पॉइंट यही याद रखना है कि इसमें जीव जो है ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया के रूप में करता है, ठीक है। तथा यानी कि जब जो श्वसनीय पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो इसके फलस्वरूप होगा क्या कि जो कार्बन डाइऑक्साइड H2O बनता है और यह H2O या जो कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा में कैसे होती है, विमुक्त हो जाती है, यही प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीशोषण, ठीक है। सो ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है साथियों, सो आपको यहाँ पे याद रखना है ऊर्जा की उत्पत्ति ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने 28 एटीपी के अणु का निर्माण होता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया साथियों। सो कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है, तो 38 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। सो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे साथियों श्वसन पदार्थ यानी कि श्वसन पदार्थ क्या होता है। तो मुख्यतः श्वसनली में पदार्थ जो है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा एवं प्रोटीन्स होती है। अगर हम देखें साथियों श्वसनली में पदार्थों के रूप में, तो यहाँ पे मुख्यतः में देखने को यहाँ पे होता है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा एवं प्रोटीन्स, ठीक है। तो कौन कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा एवं प्रोटीन, ठीक है। इसी के बाद में अगर हम नेक्स्ट चर्चा करें साथियों तो सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सर्वप्रथम क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, फिर वसा होगा, फिर तीसरे स्थान पर होता साथियों प्रोटीन्स। तो यह जो श्रृंखला है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो पहला होता है साथियों कार्बोहाइड्रेट्स, क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट अगला होता है वसा और लास्ट में होता है साथियों प्रोटीन, ठीक है। और श्वसन एक उपापचय क्रिया है। सो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वसन कैसी क्रिया है। सो यहाँ पे अपापचय यानी कि आपचय क्रिया है, उपापचय नहीं है साथियों, आपचय क्रिया है जिससे होता है कि शरीर के अंदर व्याप्त जैविक पदार्थों का यहाँ पे क्या होता है, विघटन होता है
और इन्हीं विघटनों के कारण ऊर्जा कैसी होती है, विमुक्त होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यही याद रखना है साथियों श्वसन पदार्थ में, कि यहाँ पे जो श्वसन पदार्थ में सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसके बाद में वसा होता है, उसके बाद में प्रोटीन होता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम अन्य तत्व के रूप में चर्चा करें साथियों श्वसन तंत्र में, तो आपको यहाँ पे याद रखना साथियों, जो दामा जो होती है यह श्वासनली, जो दामा जो होती है ना साथियों, दामा जो होती है यह श्वासनली तथा श्वास नलिका में क्या होती है, श्वास नलिका में जलन या सूजन के कारण होती है, जिससे क्या होता है साथियों, मनुष्य को ये हो जाती है सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि दामा जो रोग है वो कौन सी बीमारी होती है या फिर किससे होती है। सो आपको याद रखना है किससे संबंधित है। सो आपको याद रखना है साथियों, जो दामा जो होती है श्वास नली किसको प्रभावित करते हैं। सो आपको याद रखना है श्वास नली जो है, दामा जो है श्वास नली तथा श्वासनीय तथा श्वास नली में क्या होती है, जलन एवं सूजन के कारण क्या होता है साथियों, इसमें मनुष्य को क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। यहीं पे अगर हम नेक्स्ट अगला जो बीमारी है यहाँ पे वात स्फीति की अगर हम बात करें, तो यह एक दीर्घ स्थायी रोग होता है। यह एक दीर्घ स्थायी रोग होता है, जिसमें क्या होता है साथियों, वायु कोशिका की दीवार कैसे हो जाती है, इसमें नष्ट होने से श्वसन सतह कैसे हो जाती है, श्वसन सतह फट जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट अगला रोग है यहाँ पे साथियों थैलेसीमिया। ठीक है, तो थैलेसीमिया में होता है क्या साथियों, कि इसमें ग्लोबिन प्रोटीन है ना, कि इसमें क्या होता है, ग्लोबिन जो है ना, इसमें क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर पाता है। ग्लोबिन जो है प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता है। इसके परिणाम स्वरूप होगा क्या साथियों, इसमें कि जो रुधिर ऑक्सीजन का संवहन नहीं कर पाता है ना। होगा क्या कि जब ग्लोबिन जो है प्रोटीन का संश्लेषण अगर नहीं कर पाएगा, तो इसके परिणाम स्वरूप होगा क्या कि जो रुधिर ऑक्सीजन का संवहन नहीं कर पाता है, तो यह अनुवांशिकी रोग होता है ना। सो कौन सी कंडीशन में होता है साथियों, सो यह जो थैलेसीमिया यानी कि जो थैलेसीमिया जो रोग है, जब ग्लोबिन जो है प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर पाएगा, तो इसमें होगा कि रुधिर जो है ऑक्सीजन का संवहन नहीं कर पाएगा। अगर ऑक्सीजन का संवहन नहीं कर पाता है, उसी उपस्थिति में, उसी अवस्था में यहाँ पे अनुवांशिकीय रोग उत्पन्न होते साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो एक श्वसन में लगभग कितने 5 सेकंड का समय लगता है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। और ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये 100% आ सकता है साथियों। अगर आप MP पटवारी का बहुत ही अच्छा से तैयारी करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको माइंड में रखना चाहिए साथियों, कि एक श्वसन में लगभग कितने सेकंड का समय लगता है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है, एक सेकंड में कितने 5 सेकंड का समय लगता है साथियों, कितने 5 सेकंड का समय लगता है। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन यानी कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है 1.34 मिली ऑक्सीजन बांधने में सक्षम होती है। ठीक है, कितने 1.34 मिली ऑक्सीजन बांधने में सक्षम होती है। ठीक है, सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। ये चाहे तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा साथियों, कि आपके पास में अगर पेन कॉफ़ी रखा है आपने, तो इन पॉइंटों को आप ज़रूर नोट करें साथियों, क्योंकि आपको आगे जाके ये पॉइंट ही बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज हमने जो भी क्लास यहाँ पे अटेंड किया, जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया, आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे चर्चा करते साथियों कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हमने चैप्टर पढ़ तो लिया, पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है साथियों। सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों आपको क्वेश्चनों की ओर। सो क्वेश्चन बनते कैसे है ना। सो अब हम चर्चा करेंगे साथियों क्वेश्चन बनते कैसे हैं। सो पहला क्वेश्चन है श्वसन तंत्र का, जो कि आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे पाओगे अगर आपने क्लासेस को बहुत ही अच्छे से देखा होगा तो। सो क्वेश्चन है साथियों कि भोजन निकालते समय, है ना, क्वेश्चन क्या है, सॉरी माफ कीजिएगा, भोजन निकलते समय सांस मार्ग को बंद कौन कर देता है। क्वेश्चन क्या है साथियों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा गजब का है। भोजन निकलते समय श्वास, है ना, क्या होता है, सांस मार्ग को कौन बंद कर देता है। ऑप्शन है साथियों आपके पास में एपिगलेटिस, है ना, एपिगलेटिस। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में कंठ, श्वासनली या फिर, सॉरी माफ कीजिएगा, श्वासनली या फिर श्वसनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको देना है।
सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि इसका आंसर तो आपने दे ही दिया होगा। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों क्या है, ये हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है स्टार्ट में। सो आपको याद रखना है साथियों एपीग्लाटिस है ना, क्या है एपीग्लाटिस, ठीक है। सो ये आपको इसका राइट आंसर याद रखना है। जो जब हम भोजन करते हैं उस समय, भोजन करते समय जो श्वास जो है, श्वास को कौन सा मार्ग रोकता है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि फेफड़ों में है ना, क्वेश्चन क्या है कि फेफड़ों में श्वासों का आदान प्रदान किन के माध्यम से होता है। क्वेश्चन क्या है साथियों, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किनके द्वारा होता है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, रुधिर द्वारा, वायु कुपिकाओं द्वारा, श्वास नली द्वारा या फिर धमनियों द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको देना है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, वो है मेरे साथियों वायु कुपिकाओं के द्वारा। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है, ये नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप पूरे चैप्टरों को बहुत ही अच्छा से एनालिसिस करें साथियों, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों कि मनुष्य में जो दाया फेफड़ा है ना, मनुष्य में दाया फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है। मनुष्य में दाया फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है। ऑप्शन है साथियों आपके पास में 3, 2, 1, 4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या है 3, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि जो एम्फीसेमा है, एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, श्वास नलियों से, कंठ से, फेफड़े से, हृदय से, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, इसका राइट आंसर क्या है। सो आपको याद रखना है फेफड़े से, ठीक है, जो कि मैंने आपको आगे वाले क्लास में बताया था, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे साथियों कि फेफड़ों की जो सुरक्षा, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्लियों का आवरण बना होता है। फेफड़ों के ऊपर में सुरक्षा कवच के रूप में या सुरक्षा हेतु उनके ऊपर कौन सी झिल्लियों का आवरण बना होता है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, प्लूरा झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, ऑक्सी झिल्ली या फिर क्रेब्स झिल्ली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके याद रखना साथियों, वो है यानी कि प्लूरा झिल्ली, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास में ग्लूकोज, माल्टोज, शर्करा, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, वो है ग्लूकोज, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि ऑक्सीश्वसन की क्रिया है ना, क्वेश्चन क्या है ऑक्सीश्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ये क्वेश्चन भी आपको पूछा था और मैंने आपको नोट करने के लिए भी बोला था साथियों। सो आपके पास में ऑप्शन है 35 ATP, 38 ATP, 2 ATP, 11 ATP। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, वो है 38 ATP, ठीक है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है जब अनाक्षी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवकों में होती है तो उसे क्या कहा जाता है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, किण्वन, डायफ्राम, क्रेब्स चक्र या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, इसका राइट आंसर होगा किण्वन, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है। क्वेश्चन क्या है ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है। सो आपके पास में ऑप्शन है कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम एवं हरित लवक में, केंद्रक एवं कोशिका भित्ति में, जीव द्रव्य एवं तारक कार्य में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों और इसका राइट आंसर होगा कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में क्या होता है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव से पायरुविक अम्ल का
विखंडन किस में होता है, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव से क्या होगा, मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में जो पायरुविक अम्ल होता है, पायरुविक अम्ल का विखंडन किस में होता है। आपके पास में ऑप्शन है जल में, लैक्टिक अम्ल और कार्बोहाइड्रेट्स में, कोलेस्ट्रॉल में, या फिर रुधिर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है लैक्टिक अम्ल और कार्बोहाइड्रेट्स, यानी सॉरी माफ कीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है। आपके पास में ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, और वो है नाइट्रोजन। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों में आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसे क्या कहा जाता है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों श्वास या फिर ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, वो है साथियों श्वास। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है। आपके पास में ऑप्शन है 9 लीटर, 11 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, वो है 5 लीटर। तो इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है, तो आपको याद रखना है 5 लीटर। ठीक है, इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि ऑक्सीजन का ग्रहण है ना, ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर होता है, किसके ऊपर निर्भर करता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो आपके पास में ऑप्शन है हीमोग्लोबिन पर, हृदय की क्रिया पर, फेफड़ों पर, या फिर धमनियों पर। ठीक है, सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, और वो है हीमोग्लोबिन पर। ठीक है, सो हीमोग्लोबिन पर ही यह निर्भर करता है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनाक्सी श्वसन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनाक्सी श्वसन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का अपघटन किस में होता है। आपके पास में ऑप्शन है एथिल अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, या फिर ऑप्शन है आपके पास में कार्बनिक डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, या फिर ऑप्शन है साथियों आपके पास में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, और वो राइट आंसर है आपका धमनी। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, सो वो राइट आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि निम्न में से कौन सा भाग ग्रसनी में उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा भाग ग्रसनी में उपस्थित नहीं होता है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों नासा गुहा में, मुख ग्रसनी में, कंठ ग्रसनी में, स्वर रज्जु में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, और वो राइट आंसर है मुख ग्रसनी में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि स्वर रज्जु किसमें होता है, स्वर रज्जु किसमें होता है। ठीक है, सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों ग्रसनी में, कंठ में, फेफड़े में, श्वास नली में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, और इसका राइट आंसर है कहाँ पे होता है। तो मैंने आपको बताया था कहाँ पे होता है, कंठ में होता है। ठीक, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वास नली की लंबाई कितनी होती है। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है साथियों। आपके पास में ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर, या 20 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 10 से 12 सेंटीमीटर, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में श्वासनाल यानी कि मनुष्य में श्वासनाल में जब हवा नहीं होती है तो भी वह चिपकती नहीं है, क्यों। कारण आपको बताना है कि जब मनुष्य के श्वासनाल में क्या होता है, जब हवा नहीं होती है, हवा नहीं होने
की उपस्थिति में भी वह चिपकती नहीं क्यों? तो आपके पास में ऑप्शन है काइटिन छल्लों के कारण, अस्थि छल्लों के कारण, उपास्थि छल्लों के कारण या फिर दाब के कारण। सो आपको इसका राइट आंसर याद रखना साथियों, वो है आपकी उपास्थि छल्लों के कारण, है ना। उपास्थि छल्लों के कारण क्या होता है, वो चिपकता नहीं है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना चाहिए साथियों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फुसफुसी कोशिकाओं का जाल, है ना, क्या होता है, फुसफुसी कोशिकाओं का जाल फेफड़ों की किस संरचना में होता है? तो फुसफुसी कोशिकाओं का जाल फेफड़ों की किस संरचना में होता है? तो आपको यहाँ के लिए ऑप्शन है साथियों, ग्रसनी, वायुकोश, श्वासनली या फिर श्वासनी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, और वो है वायुकोश, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुकोश की बाह्य सतह पर क्या होता है, वायुकोश की बाह्य सतह पर जल का फैलाव किसके द्वारा होता है? आपके पास में ऑप्शन है रुधिर कोशिकाओं के द्वारा, लस्सी का वाहिनियों द्वारा या फिर धमनी द्वारा या फिर सीरा द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, और वो है रुधिर कोशिकाओं द्वारा ही जल का यहाँ पे फैलाव होता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के श्वसन मार्ग में, मनुष्य के श्वसन मार्ग से अंदर आने वाली वायु के ताप एवं नमी, है ना, वायु के ताप एवं नमी नियम, यानी कि नियम, वायु एवं ताप का जो नमी होता है उसमें नियमन के कार्य में सहायक झिल्ली का आपको यहाँ पे बताना है। इस क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि मनुष्य के श्वसन मार्ग के अंदर आने वाली वायु के ताप एवं नमी, है ना, ताप एवं नमी के जो नियमन के कार्य में सहायक झिल्ली को आपको बताना है। सो आपके पास ऑप्शन है नासा झिल्ली, श्लेष्म झिल्ली, नासा वेस्म या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि इसमें सहायक होता है साथियों, और वो होता है आपका श्लेष्म झिल्ली, ठीक है। कौन सा होता है, श्लेष्म झिल्ली, ठीक है। श्लेष्म क्या होता है, श्लेष्म काल होता है, श्लेष्म कला होता है, श्लेष्म झिल्ली नहीं होता है, श्लेष्म कला होता है, श्लेष्म झिल्ली कोई झिल्ली नहीं होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, श्लेष्म कला, ठीक है, जो कि नियमन यानी कि मनुष्य के श्वसन मार्ग के अंदर आने वाली वायु के ताप एवं नमी के नियमन यानी नमी के नियमन के कार्य में सहायक होता है। कौन सा, तो श्लेष्म कला, ठीक है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि मानव शरीर के क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में फेफड़े के भीतर गैसीय विनिमय के संबंध मुख्यतः संरचनाएं होती है, मुख्य संरचनाएं होती है, ठीक है। संबंध में मुख्य संरचनाएं होती है। ऑप्शन है आपके पास में प्राथमिक श्वसनली, द्वितीयक श्वसनली, प्राथमिक उपशाखाएं या वायुकोश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, और वो है आपका वायुकोश, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और पूरे क्लास देखने के बाद में आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के जो लेवल है वो नोट्स के रूप में और प्रैक्टिस के लिए आपको मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धमाकेदार क्लास यहाँ पे होने वाला साथियों। तो ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी जो कि एमपी पटवारी या फिर फॉरेस्ट का तैयारी कर रहे हैं, या फिर साथ ही साथ अगर एमपी टीटी वर्ग 2 में जिनका साइंस है उनके लिए यह क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला साथियों। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं अगले धमाकेदार क्लास के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।